हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4th लेकर आए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज को करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड, कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा मौर्योत्तर काल से है। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आप वीडियो को पॉज करते हुए भी आंसर दे सकते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कण्वा या कण्व वंश। तो देखिए फ्रेंड्स, सुंग वंश का जो संस्थापक था उसका नाम पुष्यमित्र सुंग था, और सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। तो देवभूति की हत्या वासुदेव नामक एक व्यक्ति ने की थी, और उसी वासुदेव ने ही कण्व यानी कण्वा वंश की नींव डाली थी। तो इससे कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों के क्लियर हो गए फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसे कॉपी में नोट करते जाइए कि अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की थी, तो वासुदेव ने की थी। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। तो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ऑप्शन ए, सातवाहन। सातवाहन राज्य जो था ना, वो मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य रहा दक्षिण भारत का। और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक एक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी फ्रेंड, तो सिमुक ने की थी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? देखिए फ्रेंड, फिर से तो वही आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सातवाहन वंश का। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पांचाऊ। तो कुषाण का जो महान शासक हुआ कनिष्क, तो उसको पांचाऊ नामक चीनी जनरल ने पराजित किया था। आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट्स मी ऑन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट 5 नंबर, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कहने का तात्पर्य है कि बहुत विस्तृत सीमाएं थीं। तो कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक थी। बहुत विस्तृत क्षेत्र में कुषाण वंश ने अपना आधिपत्य जमाया था। नेक्स्ट 6th नंबर, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली यानी विकसित हुई? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुषाणों के समय में। नेक्स्ट 7th नंबर, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। 8th नंबर, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, कि भारत और यूनानी ये दोनों का जो मिश्रण होता है उस कला को क्या कहा जाता है? तो उस कला को हम लोग गांधार कला शैली कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूनानी, शक, तब कुषाण। तो देखिए फ्रेंड, प्राचीन काल के भारत में सबसे पहले यूनानी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। यूनानी के बाद शक लोग आए। शक के बाद पहलव या पार्थियाई आए। तो पहलव या पार्थियाई तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। और लास्ट में आते हैं कुषाण। तो ऑप्शन ए इस अकॉर्डिंग सही होता है। नेक्स्ट 10 नंबर, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? इसका ऑप्शन यहाँ है फ्रेंड, देखिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेरियस प्रथम। नेक्स्ट 11 नंबर,
निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? ऑप्शन डी शातवाहन। ये चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन, हमारे पास 4 ऑप्शन है सामने। तो इसमें सबसे पुराना था सातवाहन राजवंश, क्योंकि सातवाहन के बाद ही आए थे पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य वगैरह। नेक्स्ट 12th नंबर, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि हमारे पास 18 पुराण है। तो 18 पुराण में से हमें किस पुराण में आंध्र सातवाहन राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट 13, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? ऑप्शन ए अमरावती में। नेक्स्ट 14, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाथी गुम्फा लेख के साथ। तो कलिंग नरेश, कलिंग के राजा थे खारवेल, तो उनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख था उसमें उनका वर्णन दिया गया है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख था, यानी इसमें डेट नहीं दिया था, ना कोई सन दिया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चेदी वंश से। बहुत लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि कलिंग नरेश खारवेल हैं तो कलिंग से रिलेटेड होंगे, बट नो, कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? अर्थात वे जैन धर्म का आचरण किया करता था, अनुसरण किया करता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, खारवेल। नेक्स्ट 17, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विधि के क्षेत्र में। अब हम लोग यहाँ पर से एंट्री कर रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त वंश ने कितनी अवधि तक शासन किया था? तो बता दें फ्रेंड कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने की थी, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक गुप्त वंश हमारे भारत देश में रहा। नेक्स्ट 19 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। समुद्रगुप्त जो था ना फ्रेंड, वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। और समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि आर्यावर्त के 9 शासकों को तथा दक्षिणी भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने जीवन में काफ़ी विजय हासिल की, जिसी की वजह से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य भी था, देवगुप्त भी था। नेक्स्ट 21, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यही था फ्रेंड। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जो था, उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट 22 नंबर, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद में एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त के जीवन काल और उसके विजयी काल के बारे में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट 23, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट 24,
प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? मैंने अभी बताया फ्रेंड कि समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था वो समुद्रगुप्त के बारे में ही जानकारी देता था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 25th, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चंद्र की स्मृति यानी चंद्र की याद में दिल्ली के जो कुवल उल इस्लाम मस्जिद है वो बनाया गया था, उस वहाँ पर स्थित लौह स्तंभ। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? अर्थात हूनों के आक्रमण से वो थोड़ा घबरा गया था, डर गया था, भयभीत हो गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुप्त राजवंश। नेक्स्ट 27, हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो बताइएगा किसके शासनकाल में हूनों ने भारत पर अटैक किया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और इसकी जानकारी हमें गाजीपुर में स्थित एक भीतरी अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूनों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट 29 की तरफ बढ़ रहे हैं। शक विजेता किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और इसी खुशी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किए थे कि चांदी के सिक्के जारी करवा दिए थे अपने राज्य में। नेक्स्ट 30 नंबर, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो बताइए उस बंदरगाह यानी पतन का नाम क्या था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। नेक्स्ट 31, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड, वस्त्र उत्पादन से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वस्त्र उत्पादन। नेक्स्ट 32 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, सुश्रुत। 33, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये तीनों आयुर्विज्ञान से रिलेटेड थे। बट ऑप्शन बी यानी भास्कराचार्य जो थे ना वो एक राइटर थे यानी एक लेखक थे। और भास्कराचार्य की 3 प्रमुख ग्रंथ भी है। कौन कौन सी? तो पहला महाभास्कर्य, दूसरा लघु भास्कर्य और तीसरा भाष्य। नेक्स्ट 34, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, छपनक। छपनक नामक व्यक्ति जो था ना वो चंद्रगुप्त अपने दरबार में ना 9 रत्न रखता था। तो छपनक जो व्यक्ति था वो एक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। नेक्स्ट 35, कालिदास किसके शासन काल में थे? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासन काल में कालिदास थे। उन्हीं के दरबार में वो रहा करते थे। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में कुछ दिनों के लिए भेजा था। कहाँ भेजा था? तो कुंतल नरेश के दरबार में। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम लोग 36 की ओर। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन बी दिनार, यानी गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा प्रचलित थी उसे दिनार नाम दिया गया था। नेक्स्ट 37, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रूपक। तो सोने का जो मुद्रा था गुप्त काल में उसे दिनार कहा जाता था, जबकि उसी गुप्त काल की रजत की मुद्राओं को
क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। और सोने की मुद्रा को दिनार। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में। तो जो शूद्र लोग होते थे यानी नीची जाति के लोग और स्त्रियां लोग होते थे तो वो गुप्त काल में ना प्राकृत भाषा में बोलते थे नाटक के दौरान। नेक्स्ट 40 नंबर, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। अब देखिए फ्रेंड, ये बाल विवाह था क्या? आज के ज़माने में गवर्नमेंट ने एक एज फिक्स कर दिया है, लिमिट कर दिया है कि लड़की का 18 ईयर्स और बॉयज़ का 21 ईयर्स। इससे नीचे अगर शादी किया जाता है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। तो उस समय बाल विवाह कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, बहुत ही नॉर्मल चीज़ था, जनरल चीज़ था। तो बाल विवाह की जो प्रथा थी कब आरंभ हुई थी, किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुषाण काल में। नेक्स्ट 41, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सती प्रथा, अब देखिए सती प्रथा क्या था? दंपति का शादी हो गया, हस्बैंड अगर डेथ कर जाता है ना तो वाइफ को जबरदस्ती हस्बैंड के साथ ही उसी जलती चिता में कूदकर अपना जान देना पड़ता था, तो उसी को ही सती प्रथा कहा जाता था। तो यही कहा गया है कि जो सती प्रथा के बारे में वर्णन है वो कौन से अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि हाँ पुराने ज़माने में इतिहास में ऐसा हुआ भी था हमारे इंडिया में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एरन अभिलेख से। और ये जो एरन अभिलेख था ना ये भानुगुप्त के शासनकाल में था, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भानुगुप्त नामक जो राजा था उसके शासनकाल में सती प्रथा हुई थी। नेक्स्ट 42, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी 319 से 320 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, गुप्त काल की। गुप्त काल में ना नगर यानी शहर का विनाश हुआ, पतन हुआ। नेक्स्ट 44, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यानी पंडितों यानी ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा गांव दान स्वरूप कौन से वंश ने दिया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुप्त वंश ने। नेक्स्ट 45, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइएगा कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। क्यों गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं? क्योंकि गुप्त काल के जितने भी राजा आए ना सब ने सिक्के जारी किए और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी ने इतिहास में सोने के सिक्के यानी गोल्डन सिक्का चलाया है गोल्ड का तो वो गुप्त शासक नहीं चलाया था। इसलिए आज भी गुप्त काल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 46, निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड आ गया रिपीटेड क्वेश्चन जो 45 में था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुप्त काल। नेक्स्ट 47, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग यानी 1/6 जितना भी वे लोग कृषक लोग उपज करते थे तो उसका 1/6 पार्ट वे लोग सरकार को एज ए टैक्स के तौर पर, कर के तौर पर देते थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 48, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। नेक्स्ट 49, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का छठा भाग यानी बी। नेक्स्ट 50 नंबर में हम एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे।
ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिदक भागम, सिंचाई कर यानी इरिगेशन पर जो टैक्स लगाया जाता था सरकार के द्वारा यानी शासक के द्वारा, उस समय के राजा के द्वारा, तो उसे प्राचीन भारत के इरिगेशन के टैक्स को यानी सिंचाई के कर को बिदक भागम नाम दिया गया है। नेक्स्ट 51, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो किसके लिए वारंगल फेमस था? ऑप्शन सी, लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु। नेक्स्ट 52, तोरमान किस जातीय दल का था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी हून था। तोरमान हून जाति से बिलोंग करता था। नेक्स्ट 53, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत यानी ओरिजिनेट हुआ था, यानी कहाँ से शुरू हुआ था शतरंज का खेल? ऑप्शन डी, हमारे भारत से। नेक्स्ट 54, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है, तो बता दे फ्रेंड कि उत्तर वैदिक काल जो था उसमें 6 दर्शनों का जन्म हुआ था, और वे 6 दर्शन कौन कौन से थे? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सांख्य दर्शन था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन सी, कपिल द्वारा। तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट 55, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पतंजलि। नेक्स्ट 56, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, यानी किसके समय के थे पतंजलि? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुष्यमित्र शुंग के समय के, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी उसी के समय के थे। नेक्स्ट 57, नव्य न्याय संप्रदाय यानी स्कूल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गंगेश उपाध्याय। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं 58 की ओर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गौतम ने। नेक्स्ट 59, मीमांसा के प्रणेता थे। ऑप्शन डी, जैमिनी। देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो मीमांसा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिया हुआ, सिर्फ मीमांसा दिया हुआ। इसे देना चाहिए था कि पूर्व मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो थी उसके प्रणेता का नाम था वादरायन। नोट कर लीजिएगा कि पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रणेता थे वादरायन। नेक्स्ट 60 नंबर, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 61, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट 62, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार ये कॉम्बाइन क्यों हो गया? प्रतिहार वंश की स्थापना ना गुर्जर लोगों ने की थी, इसलिए उसका नाम हो गया गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, और ये गुर्जरों में से चुनना है कि पार्टिकुलर वो व्यक्ति कौन था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, और नागभट्ट प्रथम ने ही मतलब स्थापना तो की, लेकिन पहले से इसकी प्रारंभिक राजधानी यानी प्रतिहार की भमीनाल थी। क्या नाम थी राजधानी की? भमीनाल। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसकी राजधानी मलखेड़ थी। राष्ट्रकूट की साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने, और राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी फ्रेंड? मलखेड़। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट 64, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी सही होगा, कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट 65, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कलहन की पुस्तकों में निहित है।
66 हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 66। तो बाणभट्ट ने। हर्ष चरित्र पुस्तक, हर्ष के बारे जीवन परिचय दिया गया है बाणभट्ट में कि किस प्रकार उसने शासन किया था, कौन कौन से राज्यों को जीता था। नेक्स्ट 67 हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कन्नौज। अब देखिए, हर्ष की राजधानी तो कन्नौज थी, लेकिन हर्षवर्धन जो था ना, तो उसने शैव शासक था, यानी शिव भगवान को मानने वाला एक शासक था शशांक। तो शशांक को हरा कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को ही अपनी राजधानी चुना था। नेक्स्ट 68 नंबर, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो पहले जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, लेकिन बाद में जो ही मतलब उसने शैव शासक शशांक को हराया, कन्नौज पर आक्रमण किया और आक्रमण करते ही उसने थानेश्वर को हटाकर अपनी राजधानी कन्नौज को चुना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कन्नौज। नेक्स्ट 69 सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। किस किस स्थान पर किया था वो बताना है। ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट 70 उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो उत्तर प्रदेश में ही प्रयाग स्थित है। नेक्स्ट 71 नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने। जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी के पास अटैक करने लगा, आगे की राज्य पर हड़प्पा जमाने लगा, तो किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट 72 कवि बाणभट्ट निवासी था औरंगाबाद का। 73 ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए फ्रेंड, ह्वेन-सांग एक चीनी यात्री था। वो कुल 15 वर्षों तक भारत में रहा और यहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो ह्वेन-सांग जो था ना, वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 74 ह्वेन-सांग चीन के किस शासक का समकालीन था? यानी ह्वेन-सांग जब भारत आया था तो उस समय चीन पर कौन से शासक का आधिपत्य रहा होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 74। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ताई सुंग। नेक्स्ट 75 चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नालंदा विश्वविद्यालय। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी ह्वेन-सांग ने, और जिस समय वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा अर्जित कर रहा था तो उस समय वहाँ के कुलपति कौन से थे? आचार्य शीलभद्र नाम था। नेक्स्ट 76 ह्वेन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मथुरा। और एक बात फ्रेंड कि ह्वेन-सांग ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है CU की, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ह्वेन-सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो CU की। और CU की में ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। नेक्स्ट 77 कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। नेक्स्ट 78 आज भी भारत में ह्वेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण है? देखिए फ्रेंड, आ गया फिर से वही चीज़, CU की रचना। चूँकि CU में ना ह्वेन-सांग ने 138 कंट्रीज के बारे में जानकारी दी है, 138 देशों के बारे में, इसलिए CU बहुत ज़्यादा फेमस बुक हो चुका है। नेक्स्ट 79 चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी? ह्वेन-सांग। 80 नंबर चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग
672 ईस्वी में। तो इत सिंह बिहार आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था। फिर उसने बिहार के अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया। तो उसने इंडिया में घूम घूम कर इत सिंह ने बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस थे जिसका वो भ्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 672 ईस्वी में। नेक्स्ट 81, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। ऑप्शन ए मुसलमान। नेक्स्ट 82, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए नालंदा। नेक्स्ट, नालंदा कहाँ पर स्थित है? इट्स सो इजी क्वेश्चन फ्रेंड। ऑप्शन डी बिहार में। नेक्स्ट 84 की तरफ हम बढ़ रहे हैं फ्रेंड। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो उस शासक का नाम धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला नामक फेमस जो यूनिवर्सिटी था उसको स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 85, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो किया था किसने? धर्मपाल ने। अब धर्मपाल है तो इसके पीछे का सफिक्स जोड़िए आप, यानी पाल जोड़िए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाल वंश। नेक्स्ट 86, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कन्नौज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कन्नौज। नेक्स्ट 87, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जेसी मठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी, ये 4 मठ हैं जिसको आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो 88 नंबर, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, चंदेल शासक। चंदेल लोगों ने खजुराहो के मंदिर की स्थापना की थी, सपोर्टिव थे इस चीज में। 89, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चंदेल ने। अब देखिए कि चंदेल जो था ना, वो इतना चीज क्यों बना रहा था? क्योंकि वो फेमस था, विश्वविख्यात था अपनी कला को लेकर। उन्होंने बहुत सारे भवन, इमारत, गुफा, मंदिरों का निर्माण करवाया है। खजुराहो जो फेमस है कंदरिया महादेव, उसको भी चंदेल शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट 90 नंबर, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो, है ना। तो चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया था? तो खजुराहो का। और खजुराहो में कुल 30 मंदिरों को बनाया था इन्होंने। कितने मंदिरों को बनाया था? 30। नेक्स्ट 91, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 92, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त, तो कौन सा मंदिर नहीं है? तो दशावतार जो है वो खजुराहो में नहीं है। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक यानी 100 से ज़्यादा बौद्ध गुफाएं हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कन्हेरी में। नेक्स्ट 95, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, संगमरमर से बना हुआ है आबू का जैन मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, भावनगर। नेक्स्ट 97, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। ऑप्शन सी, शैव धर्म। नेक्स्ट 98, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, बताइए 98 का आंसर।
इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट 99, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है यानी फेमस है? ऑप्शन सी, एलिफेंटा केव। एलिफेंटा की जो गुफा है जो फिलहाल महाराष्ट्र में स्थित है वो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। वहाँ पे 3 मूर्तियाँ एक साथ पाई गई हैं, यानी एक मूर्ति है बट 3 मुख है उसमें। नेक्स्ट 100 और लास्ट नंबर, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ऑप्शन डी, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो वहाँ पर हिंदू, बौद्ध तथा जैन ये तीनों धर्म एक साथ दिखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज विथ फैमिली एंड फ्रेंड एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो आउट ऑफ 100 इस सेट में आपको कितना मार्क्स आया, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो फ्रेंड्स कल हम एक शानदार से सेट टेस्ट सीरीज 5 लेकर आएंगे जो चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश पर डिपेंड होगा। तो आप उसे अच्छे से रिवीजन करके आइए, तब आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।